नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कुछ करियर प्रोग्राम में मैं अमित ओबरॉय आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से आप जानते हैं कि हर बार इस प्रोग्राम में हम कुछ मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज को डिस्कस करते हैं और हमने कुछ समय से एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लीडिंग लोग आकर हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली यूथ को गाइड करते हैं। तो आज हमारे साथ इस शो में शामिल हुए हैं मिस्टर नीरज झा, जो कि एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नीरज जी। थैंक यू जी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। तो नीरज जी, कुछ बताएं अपनी जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले आप सबका, जो आपके ऑडियंस है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे और इंटरेस्ट लेना चाहेंगे इस चीज का और बेनिफिट होना चाहेंगे जी, तो उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नीरज झा है और मेरा जो पूरा करियर है ऑलमोस्ट वो विभिन्न तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ में जुड़ा है, जिसके अंदर ये मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, इसलिए कि हमने शुरू से ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मेरा करियर रहा गई जो कि कैंडिडेट्स को ट्रेन करके उनको करियर ओरिएंटेड आगे फील्ड में भेजना था। अभी रिसेंटली पिछले 4 साल से मैं हरिद्वार में ऑपरेट कर रहा हूँ जी। और आपको पता होगा कि हरिद्वार का एक फुल फ्लैश इंडस्ट्रियल एरिया जैसे सिडकुल कहते हैं जी जी। यहाँ पे करीबन 700 कंपनीज हैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा जो इंटरेक्शन हुआ वो मिस्टर देवेंद्र पाल से हुआ, जो कि रुद्रपुर में रीजनल ऑफिसर थे। एक नीम ऑर्गेनाइजेशन, नीम होता है नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट मिशन, ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन। जी जी। अब इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये जो मिशन की जो रूपरेखा है ये रखी थी एचआरडी मिनिस्ट्री ने 2015 के अंदर जी। 2017 और 2019 के अंदर इसके अंदर कुछ आधारभूत फेरबदल किए गए, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। इसका मकसद ये है कि जो एक्चुअली में ये एक कॉन्सेप्ट है, अर्न वाइल एंड लर्न, ओके, या फिर ये कह सकते हैं कि लर्न वाइल यू अर्न। इनका मकसद ये है कि अधिकतर देश में देखा जाता है 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इंडस्ट्री को हमेशा शिकायत रहती है कि हमें ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिलती है जी। जिस कॉन्सेप्ट पे इंडस्ट्री रन करती है और जो हमारी एजुकेशन है, ये चीज वो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है हमारी इंडस्ट्री के साथ कॉम्परेट नहीं करती। बाहर के देशों में ऐसा, जो डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखेंगे कि एजुकेशन का सिस्टम भी ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रहते ही थोड़ा जो सीनियर क्लासेस आती है वहां पे इंटरेक्शन करना पड़ता है इंडस्ट्री के साथ जी जी। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं ब्रिज बनाती है इंडस्ट्री के साथ में। उससे क्या होता है कि दोनों तरह से एम्प्लॉयबिलिटी भी ज्यादा बढ़ती है और इंडस्ट्री भी गेन करती है। तो अब क्या है कि इंडस्ट्री को अनपॉलिश्ड अनट्रेन्ड कैंडिडेट्स मिलते हैं एंट्री लेवल पे जी। उससे प्रोडक्शन लॉस होता है, बहुत सारी आईआर इश्यूज होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए एक स्कीम निकाली जो बिल्कुल एंट्री लेवल पे जो पढ़ाई छोड़ चुके थे या जो कि एंट्री लेवल पे जो कैंडिडेट्स थे उस समय 2015 के अंदर, कि 2015 के अंदर ये निकाला गया कि जो 10th पास हैं, 10th मिनिमम 10th पास है, अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं जी, वो लोग इंडस्ट्री में जाएंगे नीम के थ्रू। वो लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू जाएंगे और उसके लिए उन्होंने ऑल ओवर इंडिया 40 ऐसी एजेंसीज थी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सिलेक्ट किया, उनको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किया जी। उनको उनका वेरिफिकेशन हुआ। उनके लिए बहुत सारी पात्रता की शर्तें थी जो कि अभी डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है हमारे लिए जी, लेकिन इसके जो मेन फीचर्स हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे, कहीं लेंदी ना बनाए। और उसके बाद में उन एजेंसीज को इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम करूंगा। बात मतलब जो एंट्री लेवल का जो है अनस्किल्ड जो वर्कर है उसके लेवल का ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम था। उस लेवल पे एंट्री लेगा कोई भी कैंडिडेट। अब इसकी जो पात्रता है 2019 में 19 सितंबर के बाद में वो 10 से चेंज करके ये कर दी गई कि जो अपनी हायर स्टडीज परसुएट कर रहा है जी, जो परस्यू कर रहा है अपनी हायर स्टडीज, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है और वो साथ में उसके अपनी एजुकेशन के साथ के अंदर ही कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेना चाहता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना चाहता है। अब इसकी रूपरेखा चेंज कर दी गई है 2019 से, सितंबर से जी। अब उसमें 10वीं 12वीं पास व्यक्ति नहीं ले सकता, वो परस्यू होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए। अध्ययनरत किसमें, 10वीं 11वीं कक्षा में नहीं, वो कॉलेज एजुकेशन के अंदर अध्ययनरत होना चाहिए जी जी। तो अब इसमें ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को ये रिक्वायरमेंट रहता है कि
क्या हम इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस लें, जिसमें अब इसमें क्या फर्क होता है कि एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम ट्रेनिंग एजेंसी के थ्रू साझा, हम जिसमें जुड़ा हूं, मैं जिसमें जुड़ा हूं वो है DST एजुकेशन फाउंडेशन पुणे। ये एक नीम फैसिलिटेटर है। तो इसमें हम जुड़ के क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं साथ के अंदर। वो अपनी जो वहां पर अपने जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर वो जो काम करता है वो काम सीखता है फ्लोर पे, वो उसकी जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई। साथ में ही उसको हम कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग देते हैं, ऑडियो विजुअल से, डायरेक्ट सेशन से। हमारा एक ट्रेनर होता है, क्वालिफाइड पर्सन होता है, जिन मशीन्स पे, जिन कॉन्सेप्ट्स पे वो काम करता है, वो मशीन जिन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे काम करती हैं, और भी उसका बहुत सारा पार्ट रहता है। जैसे इंडस्ट्री चाहती है कि वेल बिहेव्ड कैंडिडेट हो, तो क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्शन कैसे करना है और सेफ्टी कैसे रखनी है, फायर सेफ्टी कैसे रखनी है, ये जो सारे एडेड मैटर्स होते हैं, इस पे हमारी टेक्निकल प्लस जनरल ग्रूमिंग इसके साथ में चलती है हमारे ट्रेनर के थ्रू, जिसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो इंडस्ट्री को एक एडेड बेनिफिट ये हो जाता है कि वो जो एंट्री लेवल का कैंडिडेट आ रहा है उसके साथ में एक ट्रेनिंग एजेंसी लगी हुई है जी। वो अनपॉलिश्ड बंदा नहीं रहेगा। जब आप एक एंट्री लेवल का बंदा ले रहे हैं और एक ट्रेनिंग एजेंसी आपके साथ में लगी हुई है, तो वो बंदा काम भी सीख रहा है करने के दौरान काम, और उसकी जो उसका टेक्निकल एनरिचमेंट है वो भी चल रहा है। तो आगे जाके वो एक वेल पॉलिश्ड और वेल परफॉर्मेंस देने वाला वर्कर में कन्वर्ट होने वाला है। अब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए ये जो है, इसमें क्या होता है कि 3 साल की ट्रेनिंग होती है। जो मैक्सिमम पीरियड दिया गया है वो 36 मंथ का होता है। 36 मंथ्स के बाद में हम इनको ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, खास बात क्या है कि ये जो पूरी ट्रेनिंग है, ये प्रोजेक्ट जा रहा है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि आपके बीटेक और डिप्लोमा का जो करिकुलम वगैरह तैयार करती है। और AICTE आप जानते हैं न्यू दिल्ली को नेशनल है जी। तो इसकी मॉनिटरिंग में ये सारा प्रोग्राम चलता है जी। तो इस तरीके से ये एक स्कीम है बेसिकली ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। तो कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग जो है वो हमारे द्वारा दी जाती है, और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो इंडस्ट्री में जाकर के कैंडिडेट लेता है। तो नीरज जी 18 से 40 साल के कैंडिडेट्स पार्ट ले सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है और एक नीम ट्रेनी है जो इसके थ्रू आपके पास आता है, नीम की स्कीम के थ्रू, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। कॉन्ट्रैक्टर के पास में जो कैंडिडेट जाएगा वो उसके पास एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो कुछ भी जरूरी नहीं है, उसके पास बस एक ही है कि वो 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। जिस समय वो अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास में, और कॉन्ट्रैक्टर उसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे देता है जी, तब उस समय कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ इस बात का इंश्योर करना होता है कि उसके आधार कार्ड में एज जो हो रही है वो 18 साल उसने पूरे कर लिए होते हैं जी। उसकी ऑलरेडी क्या उसका मेंटल स्टेटस है, कितनी उसके अंदर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उसका, तो कितनी ग्रूमिंग है उसके अंदर। प्लस कॉन्ट्रैक्टर का काम सिर्फ उसको एक वर्क करवाना होता है, तो जो पूरा टाइम वो कॉन्ट्रैक्चुअल में रहता है, तो उसका जो स्टेटस होता है, जो उसकी मेंटेलिटी होती है, वो एक मजदूरी वाली होती है जी। कि मुझे सुबह जाना है, शाम को आना है, अपने 8 या 10 घंटे जो भी ओवर टाइम मिलता है मुझे वो करना है, और मैं एक मजदूरी करने जा रहा हूँ। और अधिकतर वो मानसिकता है कि पहले एग्रीकल्चर में इतनी मजदूरी मिल जाती थी राउंड द ईयर, आदमी एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में चूंकि लोग करना भी नहीं चाह रहे हैं तो वो लोग उठ करके आते हैं, तो वो बैकग्राउंड है। लेकिन वो ना तो उसकी खुद की कोई कैंडिडेट की होती है, ना उसे कोई अवसर मिलता है ग्रूमिंग का जी। उसने आके काम किया जी इंडस्ट्री को, लेकिन वो जितना अनग्रूम्ड रहता है शुरुआत में 3-4 साल बाद भी उतना अनग्रूम्ड रहता है, क्योंकि उसको ना तो कोई एटिकेट्स होते हैं, वर्किंग एटिकेट्स हैं, क्या है रिगार्डिंग क्या है, कोई ग्रूमिंग पार्ट उसका नहीं होता है जी। जो नीम ट्रेनिंग होता है वो जब काम करने आ रहा है तो एक बेस होता है ट्रेनिंग का, कि हम अभी पहले तो ले लेते थे 19 सितंबर से पहले तो 10th क्लियर ले लेते थे, अब परसुइंग वाले तो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत चेंज हो गया है जी। अब इसमें वो आदमी आएगा जो कि अपनी एजुकेशन के साथ में फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है इंडस्ट्री को एंटर करने के लिए। तो वो अभी जो इंटरफेस करना चाह रहा है, वो अभी पढ़ाई करते करते अपना इंटरफेस करना चाह रहा है। इंडस्ट्री को एक मिनिमम एजुकेटेड कैंडिडेट मिलेगा और एक साथ में एक ट्रेनिंग एजेंसी मिलेगी जो पर डे रेगुलरली उसको वीक करती जा रही है, उसकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करती जा रही है, उसको जो वर्किंग एटिकेट्स हैं, जो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट है जी, काम करना है, व्हाट टू डू एंड टू डू नॉट,
उसको ट्रेन की जा रही है। तो इंडस्ट्री को क्या है, ग्रूम मैन पावर मिलती है, आईआर इश्यूज कम होते हैं। दूसरा इसके अंदर एक चीज ये है, क्योंकि ये ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होते हैं, तो इन पर पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है एज पर दी गजेट ऑफ इंडिया। और जो इनके लिए ईएसआई की जगह इस पे क्या होता है कि डब्ल्यूसी वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी होती है, वो ले ली जाती है। दूसरा, चूंकि वो एम्प्लॉय कहलाया जाता है, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये है कि हु इज इन द प्रेमाइसेस ऑफ अ कंपनी सिंपली अर्निंग डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती है, तो उस पे पीएफ और ईएसआई की स्कीम एप्लीकेबल होती है। तो बस ग्रूमिंग पार्ट का एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो आपका कहने का मतलब है कि जो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ नीरज जी, जो मुझे समझ आया आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होता है और जो नीम ट्रेनिंग को आप ग्रूमिंग भी करते हैं, और इंडस्ट्री में कैसे एंटर हो उसकी, और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, वर्क एथिक्स के बारे में भी आप बताते हैं। क्या होनी चाहिए आपके, बिल्कुल उसमें सारी ग्रूमिंग चलती है, 360 डिग्री ग्रूमिंग चलती है। अगर काइजन है वो अपना कुछ हम उसको बताते हैं, मतलब इंडस्ट्री के बिहाफ पे उसको हम पूरा ट्रेन करते हैं। जो मॉडल होता है, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट अभी मोल्डिंग मशीन पे काम कर रहा है तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल्डिंग, क्वालिटी टेस्टिंग क्या होती है, जो भी अलग अलग नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फेडरेशन के जो उसका जॉब रोल होता है, हर कैंडिडेट का एक अलग जॉब रोल होता है। उसको जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर उसे पता ही नहीं, उसे ये बता दिया कि आप मुझे मोल्डिंग मशीन पे लगा दिया, कल मुझे इस मशीन में लगा दिया। लेकिन जो कैंडिडेट नीम ट्रेनिंग में, उसको पता है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो एक मशीन ऑपरेटर का आपका जॉब रोल है, आपका क्वालिटी इंस्पेक्टर का आपका जॉब रोल है, आपका सैप ऑपरेटर का है। तो उसको नीम ट्रेनिंग में पता है कि ये मुझे एक पर्टिकुलर मेरा जॉब रोल है, पहले तो उसकी अवेयरनेस उसको दी जाती है। उस जॉब रोल से रिक्वायरमेंट जो प्री कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग होती है, जैसे अभी क्वालिटी इंस्पेक्टर है तो क्वालिटी इंस्पेक्टर को जैसे कि मेजरमेंट है और जो दूसरे इक्विपमेंट से मेजरमेंट लेने के लिए उनकी प्री ट्रेनिंग हम देते हैं साथ साथ में। तो जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है, जो वो परफॉर्म करेगा वहां पे जाकर के मशीन को, अगर वो मशीन पे ट्रेनिंग ले रहा है तो उसके पास में एक कॉन्सेप्चुअल ट्रेनर हमारे तौर पे है। वो आगे चल के जब इंडस्ट्री के अंदर एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा तो वो बहुत ग्रूम्ड होगा, अनग्रूम्ड आदमी। ये चीज ओके। और एक जो अप्रेंटिस ट्रेनी होता है, नीम ट्रेनिंग, उसमें भी कुछ डिफरेंस है? ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की तरह ही है? अप्रेंटिस स्कीम को भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फेवरेबल बनाया है। अभी मैं उसका बहुत ही ब्रीफ में आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अप्रेंटिस फर्क सिर्फ इतना है कि जो अप्रेंटिस ट्रेनी है वो दो तरह के अप्रेंटिस होती है, एक फ्रेशर होता है, एक ट्रेड अप्रेंटिस होता है जी। जो आईटीआई के बंदे आते हैं पूरी करके, उनको अप्रेंटिस करनी पड़ती है। और फ्रेशर अप्रेंटिस जो होता है वो कैंडिडेट ये होता है कि जो कि 10, 12, 7, 8 का जो भी है नेप्स का जो प्रोग्राम है वो एक अलग प्रोग्राम जी जी। वो नेप्स में क्या है, नेप्स का सिस्टम ये है, नेप्स में और नीम में ये फर्क है कि नीम का जो ट्रेनी है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर ग्रेजुएशन है, मतलब परसुइंग स्टडीज जी जी। जो नेप्स में आता है वो या तो पढ़ाई छोड़ चुका है, अपनी आईटीआई पूरी कर चुका है, वो आ सकता है। तो नेप्स के बारे में कभी और हम आपको मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एक अलग चीज है। और नेप्स का जो ट्रेनिंग होता है उसको बेसिकली क्या होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है पोर्टल पे जी। और नेप्स के ट्रेनिंग के लिए क्या होता है कि नेप्स के ट्रेनिंग को इंडस्ट्री को एक बिजनेस अपना एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग फ्रेशर के लिए अपॉइंट करना पड़ता है। नेप्स का ट्रेनिंग आईटीआई वाला भी हो सकता है, जो कि आईटीआई पढ़ के आया, कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग वहां पूरी करके आया जी। तो वो नेप्स में तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नेप्स पे अगर बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है तो इंडस्ट्री के ऊपर भार पड़ता है उसको ट्रेनिंग करवाने की, जिम्मेदारी कहूंगा मैं, भार तो नहीं कहूंगा, सॉरी। तो वो इंडस्ट्री के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है ट्रेन करके, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड अगर वो फ्रेशर है तो। और अगर आईटीआई है तो वो आईटीआई ट्रेनिंग है, तो डिप्लोमा है, बीटेक है, तो फिर वो ऑलरेडी लेके आ चुका है ट्रेनिंग अपनी। जो नीम का ट्रेनिंग है वो तो बिल्कुल फ्रेशर है और उसको जो ट्रेन करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्री की नहीं होती, वो तो जो नीम फैसिलिटेटर है जो उसको डिप्लॉय कर रहा है जी, उसकी होती है। ये फर्क। तो जैसे स्टार्टिंग पे स्ट्रक्चर या उस सैलरी स्ट्रक्चर एक नीम ट्रेनिंग का क्या रहता है? नीम ट्रेनिंग में बेसिकली ये है कि जो उसको भत्ता दिया जाता है, स्टाइपेंड होता है, उनका स्टाइपेंड मिलता है, वो जो मिनिमम वेजेस स्टेट के उस समय जो होते हैं एप्लीकेबल, वो मिनिमम वो देना जो उसको एप्लीकेबल होता है। और जो अपना नेप्स का है ट्रेनी है उसका तो अलग है। नेप्स का तो मैं हर पॉइंट पे नहीं उसको कंपेयर करूंगा, क्योंकि हम नीम के बारे में नेप्स के लिए आप और मैं जी जी।
और कुछ मेडिकल इश्यूज भी कवर्ड होते हैं नीम स्कीम के अंदर? हाँ देखिए, एक्चुअली इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में तो पहले दिन से, पहले मोमेंट से ही देखिए इंडस्ट्री काम करते हो, उसमें एक वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी होती है। क्योंकि ये ट्रेनी है तो ट्रेनी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का और ये क्लैरिफिकेशन है ट्रेनीज पे गजेट के थ्रू। जो ट्रेनीज हैं उनको में अपने ईपीएफ और ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उनकी मेडिकल सेफ्टी के लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी ली जाती है इंडस्ट्री के द्वारा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी आप जानते ही हैं, उसके अंदर क्या है कि जो अगर कोई भी जो भी इंजरी है, अगर किसी तरह की इंजरी होती है तो उसके मेडिकल कवर किया जाता है, उसके एक्सपेंसेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है कवर करती है। और एक एम्प्लॉयर को टाई अप करना अगर किसी नीम फैसिलिटेटर एजेंसी से, तो उसका क्या प्रोसीजर रहते हैं? ये बेसिकली अवेयरनेस इज द मेन थिंग। नीम फैसिलिटेटर्स जो होते हैं वेरियस सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं। अब तो वेबिनार्स का एक चल चुका है। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कंपनी मैनेजमेंट को करवाते हैं। कंपनी के जो एचआर सीनियर कॉर्पोरेट होते हैं, प्लांट हेड्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो भी वेल अवेयर होते हैं जी। तो उस चीज के अंदर वो उनको भी स्कीम्स का पता रहता है, तो उन्हें भी ये पता होता है कि अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर उन्हें कंपनी के अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग, ये एक अलग होता है कि अब कंपनी अपने अंदर जो टोटल जो वर्कफोर्स होती है उसको कैसे प्लान करती है, एम्प्लॉइज के तौर पर, अप्रेंटिस ट्रेनी के तौर पर, और स्टैंडिंग चार्टर के जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उनका, उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देती है नीम ट्रेनिंग। ये 4 तरीके की वर्कफोर्स को आप रख सकते हैं, जिसमें जो 3 तरीके के हो गए वो तो आपके ट्रेनीज हो गए, और जो चौथा है वो आपका एम्प्लॉय होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो जाएगा वो आपका। तो इन चारों कंपोनेंट्स को कंबाइन करके जो भी उनके स्टैंडिंग ऑर्डर का हिसाब होता है उसके हिसाब से कंपनी अपना फॉर्मुलेट करती है। तो अभी कुछ कंपनीज ने, काफी कंपनीज इसको अप्रिशिएट कर रही हैं नीम स्कीम को, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी खास बात क्या है कि नीम स्कीम में जो भी आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर कुछ एक्सपेंस करते हैं तो वो आपके सीएसआर एक्टिविटी में काउंट होता है। क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो, अगर जैसे हर कंपनी को आपको पता है कि सीएसआर का बजट होता है, सीएसआर को एक्टिविटी शो करनी पड़ती है। नीम ट्रेनीज के ऊपर अगर कुछ भी एक्सपेंडिचर होता है तो वो सीएसआर में काउंटेबल है। ओके, और साथ साथ में इंडस्ट्री को एक स्किल्ड मैन पावर भी मिलती है नीम के थ्रू। आने वाले समय में वो कैंडिडेट स्किल्ड हो जाएगा। देखिए नीम स्कीम में क्या है, ना तो नीम फैसिलिटेटर ना इंडस्ट्री अगर नीम ट्रेनी को डिप्लॉय कर रही है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है नीम के साथ में। पहले इंडस्ट्री का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है नीम फैसिलिटेटर के साथ में, उसमें सारी शर्तें तय की जाती है कि इस तरीके से आप ट्रेनिंग देंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, क्या हम ट्रेनीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ये मेडिकल कवरेज इस तरीके से ये पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, क्या बस फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, क्या लीव्स का जो हम लीव्स और हम हॉलीडेज हैं वो इस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे, मिनिमम वेजेस ऐसे हैं, इस तरीके से। और इसी बिहाफ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जो कि एआईसीटी से आता है बन करके, वो नीम जो ऑर्गेनाइजेशन है, नीम फैसिलिटेटर है, वो हर ट्रेनी के साथ में करता है पहले दिन से। उसमें एक एनरोलमेंट नंबर डल के आता है उसका, जो कि एआईसीटी द्वारा दिया जाता है, पोर्टल पे उसकी एंट्री होती है, पोर्टल से जनरेट होता है और वो उसमें आता है। उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी शर्तें होती है। उसमें ये होता है कि उसमें पहले क्लैरिफाई किया जाता है कि ना तो नीम फैसिलिटेटर ना इंडस्ट्री आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपको कोई जॉब गारंटी नहीं दे रही है। इट इज नॉट अ जॉब दैट यू आर बीइंग ऑफर्ड कि आफ्टर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग आपको जॉब की कोई गारंटी, मतलब कोई जॉब गारंटी नहीं हो रहा है। इट इज द ट्रेनिंग विच इज बीइंग ग्रांटेड यू, नॉट द जॉब, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। ये पहले से क्लैरिफाई होता है, कैंडिडेट को, उसको कॉन्ट्रैक्टर को पढ़ना होता है उसमें पॉइंट्स को, एक सिग्नेचर होकर के एक कॉपी नीम फैसिलिटेटर रख लेता है और एक कंपनी जाती है कॉपी और एक ट्रेनी के पास में रहती है कॉपी, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस। जी जी। तो नीरज जी, डज द नीम स्कीम गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब इसमें जॉब की गारंटी क्या रहती है? जैसे अभी समझा, अभी मैंने बताया नहीं। देखिए ट्रेनिंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके। अब हम क्या आता है, देखिए ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर क्या है कि हमारी जो एजुकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जी, आज आप देखेंगे कि हम अभी मोदी जी ने शिक्षा आजादी के 70 साल बाद मोदी जी ने कुछ प्रयास किए शिक्षा पॉलिसी में बदलाव करने, बदलाव लाने के। लेकिन बदलाव लाने के, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये एक मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं डिस्कशन भी होता है कई बार कि हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश के अंदर कभी भी एजुकेशन पॉलिसीज को काफी कुछ आज भी प्रारूप वही रहा क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया।
इसको कभी भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट या लेटेस्ट अपडेट किया ही नहीं गया। और यही रहा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का जो हमारे करिकुलम्स हैं उनको जॉब ओरिएंटेड कभी भी कन्वर्ट किया ही है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आज से 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि कैंडिडेट जब 11th-12th करता था तब उसके पास में एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी होना चाहिए था। मैंने अच्छे मिशनरी स्कूल्स के बच्चों को 11वीं-12वीं में आके कारपेंटरी का काम सीखते हुए देखा, बहुत से देखा हुआ। तो ये क्या है, लाइफ में प्रैक्टिकलिटी है। एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल होना हो गई है स्कूल लेवल पे। मैं कह रहा हूँ कुछ परसेंटेज बच्चे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं जी। तो वो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं उनको दिक्कत होती है बेसिक लेवल पे एंट्री लेने के लिए। फिर बेसिक लेवल पे बिल्कुल फ्रेशर्स लिए जाते हैं। अगर किसी ने आज ITI डिप्लोमा या बीटेक कर लिया तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं बेसिक लेवल पे एंट्री लूं, वो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेवल पे एंट्री चाहेगा। तो बेसिक लेवल पे जो आदमी कैंडिडेट आता है वो बिल्कुल रॉ आ रहा है इंडस्ट्री के पास में, रॉ। ना तो उसकी कोई मतलब एटिकेट वाइज, ना कोई वर्किंग बिहेवियर, एटीट्यूड वाइज कोई उसकी ग्रूमिंग है, ना उसकी कोई समझ है। वो तो बस एक थोड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट है, आ रहा है और जैसे कि कई खेतों पे या कहीं पे मजदूरी करते हैं उसका वही मेंटलिटी लेके आ रहा है। लेकिन इंडस्ट्री एक बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत ही डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। और जरा सी लापरवाही या जरा सा मिसबिहेवियर बहुत वर्किंग लॉस कर सकता है, ह्यूमन लाइफ को लॉस कर सकता है। इसीलिए ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि भाई तो गवर्नमेंट ने जो गैप रह जाता है बेसिक एजुकेशन और इंडस्ट्री के एंट्री के लिए, उसके लिए स्कीम बनाई है कि भाई आप टेक्निकली कैंडिडेट को और मेंटली उसको और बिहेवियर वाइज और अवेयरनेस वाइज उसका ग्रूम कर दें, वो इंडस्ट्री को जाए तो थोड़ा सा मतलब उसका एटीट्यूड भी ऐसा हो कि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए मेंटली प्लस विजडम वाइज। तो टेक्निकल और दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें उसकी ग्रूमिंग पार्ट को नीम सबसे अच्छी स्कीम है ये चीज। नीरज जी, आने वाले जो भी यूथ हैं, चाहे वो नीम ट्रेनी में बनना चाहते हो या आपकी सिडकुल इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो आप क्या उनको अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन किस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दें? जैसे कि आपने बताया कि हमारी एजुकेशन अब प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हुई है, पहले वो सिर्फ थ्योरी पे ज्यादा जोर दिया जाता था। इसी वजह से किसी भी स्टूडेंट को इंडस्ट्री में एंटर करते हुए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो आप क्या कुछ गाइड मैसेज है कि क्या मंत्रा बताना चाहेंगे आज के यूथ को? सर मैं एक जो बात कहूंगा वो जनरलाइज्ड है। वो जो मैं जो एक मैसेज देना चाहूंगा वो बहुत जनरल मैसेज है। जी। मेरा जो मैसेज है वो बिल्कुल जो एक कैंडिडेट है जो कि नौकरी ढूंढ रहा है उससे जो ढूंढने वाला है आने वाले समय में, जो पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है अभी जी, जो स्कूल से पास आउट हो रहा है, वो जो मेरा मैसेज है वहां से लेकर के हिंदुस्तान की 130 करोड़ जो आबादी है, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक कनेक्ट होता हूँ मैं अपने मैसेज को देने में। क्या है ये, क्योंकि सब कुछ देश की प्रॉब्लम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की प्रॉब्लम या किसी की नहीं, सारी प्रॉब्लम सब देश की है। अब आने वाले समय में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स तो गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा हो रहा है। आज की सरकारों पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एडिशनल बर्डन वो ले नहीं सकती हैं। दूसरा, अब जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, इंडस्ट्री क्यों इतनी फैल पा रही है। अब देखिए आज के एनवायरनमेंट का ये है, अब हिंदुस्तान के अंदर हो गए 70 साल, ठीक है ना, आजादी को। तो कह रहे हैं पहली बार सरकारों ने इतने जॉब्स दिए, इतनी इंडस्ट्री का हुआ। और बात ये है, अब देखिए चाइना ज्यादा इंडस्ट्री ले गया, ये हो गया वो, उस पर। तो अब इसका परिदृश्य ये है कि अब आज तक जो हमारे जो रिसोर्सेज थे वो अंडर यूटिलाइज थे। और 70 साल में आप देखा जाए कि हमारे यहाँ देश के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा, जितने भी मैक्सिमम रिसोर्सेज थे वो यूटिलाइज हो सके। तो अब आने वाले समय में अगर हमें अपनी पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो अगर हमें हमारी इनकम बढ़ानी है तो हम ये नहीं सोच सकते कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ लोकल जो इंडियन मार्केट है उसी के अंदर जाएं। हमें जैसा मतलब हम चाइना के तरीके से तो नहीं, लेकिन जो चाइना की जो एक साख थी कि चाइना की जो इंडस्ट्री थी वो ग्लोबल मार्केट को अपील करती है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था कि चाइना को ग्लोबल मार्केट अपील करते हैं जी, वो इसलिए एक्सपोर्ट होता था क्योंकि वो हर चीज जो उनकी थी कॉस्टिंग क्यों कम आती थी, भले वो किसी वजह से रहो। लेकिन अगर मैन पावर देखा जाए किसी प्रोडक्ट का, मैन पावर बहुत एक बढ़िया, तो जो जितनी सदैव तरीके से, जितने डिसिप्लिन तरीके से चाइना की मैन पावर वहां पर अवेलेबल है जी, तो उसने बहुत बड़ा प्ले किया कि जो उनके प्रोडक्शन को इतने हिसाब पे करना, टाइम से देना, इतनी बड़ी क्वांटिटी में करना, उसकी कॉस्टिंग कम करने में। क्योंकि अगर कैपिटल या मैन पावर दोनों में से कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो ये एक फैक्टर है प्रोडक्शन के कॉस्ट में। तो हमारी अगर इंडिया की मैन पावर इतनी ग्रूम हो जाए
कि उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ावा मिले, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, मैन पावर के जो लॉसेस हैं, मैन पावर ग्रूव नहीं होती है, मैन पावर के जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट हिंडर होती है, बढ़ती है, प्रोडक्शन में दिक्कत होता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे को एक कंपोनेंट जो है ना प्रोडक्शन का, वो हमारा सॉलिड हो जाएगा। अगर हमारी इंडस्ट्री की जो मैन पावर है वो सपोर्टिव है, किस उद्देश्य के लिए, कि जो हमारा हमें कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्वालिटी अच्छी देनी है, टाइम पे प्रोडक्शन देना, मतलब कुल मिला के हमारी ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी व प्राइस दोनों पे कम हो जाए। तो अगर एक रिसोर्सेज जो भी है हमारे पास लिमिटेड, अब उनको इस्तेमाल करके और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कब कर जाएगा कि जो आपकी लेबर जो है वो बहुत सदी हुई होगी, जितनी टाइमिंग में जितना प्रोडक्शन निकाल के देना है, जिस एफिशिएंसी के साथ निकाल के देना है, वो चीज कंपोनेंट करे तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तब जाके इंडिया कम्पीट कर पाएगा ग्लोबल मार्केट्स में। तब जाके हमारे पास इतनी रेवेन्यू आएगी कि हम उतने ज्यादा इंडस्ट्रीज को, हमें और इंडस्ट्रीज आएंगी यहाँ पे। अगर हमारा इसके लिए गवर्नमेंट को भी ये देखना है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जो कोई भी इंडस्ट्री अगर आती है तो उसको जितनी भी जो गवर्नमेंट्स की तरफ से जो हैसल्स हैं वो सारे खत्म कर दे, और उसको मैन पावर भी अच्छी मिलेगी। अगर बढ़िया ग्रूव मैन पावर मिलेगी सक्सेसफुल होगी, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्वालिटी मटेरियल होगा, और इंटरनेशनल मार्केट्स में compete करने के रेट्स भी होंगे हमारे पास में। जी आपने ये मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे एंड से हम काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इंडस्ट्री को अच्छी ग्रूव मैन पावर देने, जिससे इंडस्ट्री को शिकायत ना हो अपनी प्रोडक्शन को क्वालिटी वाइज और कॉस्ट वाइज कम करने में, उस स्कीम का बेनिफिट दिया जा सकता है इंडस्ट्री। धीरज जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से हम मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, चाइना की तरह एक एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। मगर मेरा जो सवाल था, एक यूथ सेंट्रिक, जो अभी एक स्टूडेंट, चाहे वो नीम ट्रेनी हो या इंजीनियरिंग करना चाहता हो या एमबीबीएस करना चाहता हो, बीएमएस करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या आप अपने करियर से उसको कुछ मंत्र देना चाहेंगे? सर मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं नीम अभी मैं जो एक स्टूडेंट सेंट्रिक स्टूडेंट के लिए क्या क्वालिटीज वो अपने में लेकर आए? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको एक विजन, आपको स्टूडेंट को, अधिकतर क्या होता है, आदमी स्कूल 14 साल स्कूल में गुजारता है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है कि मुझे क्या करना है। जिसको थोड़ी अवेयरनेस, उसको अवेयरनेस हो जाती है, वो चला जाता है अपने जी अलग अलग में। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपना ITI कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग कॉलेज में चले जाते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क फिर भी बना जाता है कि एक जर्नी एंड कब होगी, रिजल्ट क्या आएगा जी। तो पहले तो ये था कि जब पॉपुलेशन कम थी तो रिसोर्स कम थे, तो पढ़े लिखे लोग थे, जो पहले तो ये था अगर पढ़ लिख लेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब प्रेशर पड़ रहा है पॉपुलेशन का, अब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, रिजल्ट आ रही है, लेकिन आदमी को क्या है कि अपना विजन पहले क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें जो पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे को एडमिट करवा दिया स्कूल के अंदर, एडमिशन हो गया हमारा। आपको पढ़ाई अगर कर रहे हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं से रिसोर्स लेके, जैसे आप अवेयरनेस कर रहे हैं और दूसरे अवेयरनेस, इंडस्ट्री अवेयरनेस लेकर के, आजकल तो स्कूल्स भी जो विवेकानंद जयंती है उसको कैरियर डे के तौर पे मनाने लग गए हैं। तो विवेकानंद जयंती पे कैरियर डे होते हैं, मुझे कई बार बुलाया जाता है, मैं वहां जाके बताता हूँ। तो स्कूल के अंदर भी एक कैरियर टीचर लगा दिया गया, कैरियर इंचार्ज है हर स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, कैरियर काउंसलर। अब वो काउंसलर एक टीचर होता है, वो एक दिन आयोजित होता है, उसमें बहुत सारे कैरियर टिप्स के लिए एक्सपर्ट्स आते हैं। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे विवेकानंद जयंती पे बैठते हैं, उन्हें बहुत सारे कैरियर एवेन्यूज के बारे में उनको बताया जाता है, उनके ऊपर अवेयरनेस जाती है। गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया पिछले 10 साल से प्रोग्राम। मैं कई जगह गया हूँ, राजस्थान में भी गया और अभी उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ, वहां पर भी मैं गया। गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया, लेकिन कैंडिडेट को भी अवेयर होना है कि सिर्फ 12वीं क्या है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट आने, मार्कशीट आने से मेरे पास नहीं है। अल्टीमेटली जो जिंदगी का उद्देश्य ये है कि अपना कर्म करना, और कर्म कहाँ करेगा, जहाँ पे अपनी लिविंग बनाएगा। तो अगर कहीं मौका मिलता है कि हर कैंडिडेट को पता है कि जो मेरी फैमिली कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है मेरी, जो मेरे को आगे जाके जो मेरी IQ लेवल है और जो मेरा भी टोटल एक पूरा मेरा सिनेरियो बन रहा है, तो उसमें मुझे एंट्री कहाँ करनी है, किस लेवल पे मैं एंट्री कर पाऊंगा या किस लेवल पे मुझे एंट्री करने के लिए स्टार्ट करना है जी। हर आदमी तो कोचिंग लेगा, हर आदमी एस्पायर नहीं करता, और जितने लोग एस्पायर करते हैं MBBS IAS या PET IIT, उन्हें कुछ मैक्सिमम हकीकत पता होती है अपनी हम क्या कराएंगे। लेकिन ये हम जो है सोसाइटी का और देश का, और जो सबसे लोएस्ट लेवल है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अधिकतर बात कर रहा हूँ गाँव के बच्चों की, गाँव के स्कूल के बच्चों की।
गांव के बच्चों के स्कूल जो है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गांव के बच्चे आईएएस में भी जाते हैं, आईपीएस भी क्लियर करते हैं, वो मैं किसी को डेरोगेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब जो है कि जो लोएस्ट मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे हैं जो कि इंडस्ट्री में एंट्री करने की सोच रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बहुत खास बताऊंगा, हमारे पास ऐसे भी केसेस हुए हैं, मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि न्यू ट्रेनीज उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, डिसिप्लिन परफॉर्म किया कि उनको नीम ट्रेनिंग के दौरान ही या नीम ट्रेनिंग पूरे करते ही कंपनी रोल के जॉब ऑफर्स भी मिले हैं। कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहे थे या उसके बेसिस पे दूसरी का अप्लाई किया, तो नीम ट्रेनिंग उनका बिहेवियर देख के जो सीरियसली लिया था नीम ट्रेनिंग को, उनको भी बहुत अच्छी पोजीशंस पे कंपनी रोल के जॉब ऑफर हुए हैं। ऐसा हुआ है, लेकिन जिन्होंने सीरियसली पूरा किया था, एटीट्यूड वाइज किया, तो ओवरऑल पर्सनालिटी भी, आप कितना ट्रेनिंग का क्या, आपकी सीरियसनेस कितनी है, वो भी अफेक्ट करता है। लेकिन आदमी को अपना एक विजन, एक जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी सटीकता के साथ और उतनी एक्यूरेसी के साथ आप अपने गोल को हिट कर पाएंगे। तो इसलिए है कि अपने स्कूल के अंदर ही देखें, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो ऐसी कौन सी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है आपके पास में, तो आप ऑल्टरनेट सोर्स, जो बच्चे आईटी वगैरह का या नहीं पॉलिटेक्निक का नहीं कर पाते, वो इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन आते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास में एक सर्टिफिकेट तो रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन की, आप बीए कर रहे हैं, उसके बाद में आप सोचते हैं कि मैंने बीए कर ली, मैं तो आर्ट साइड का हो गया, इंडस्ट्री जो टेक्निकल साइड की है, मैं कैसे जाऊं, तो ये आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी पढ़ाई बीए पूरा कर रहे हो, उसके दौरान ही अगर आपको मौका मिलता है तो आप करके इस ट्रेनिंग में लीजिए, इंडस्ट्री के अंदर जाके देखिए इंडस्ट्री कैसी होती है, और आपकी भले आर्ट साइड या कॉमर्स साइड से आपकी ट्रेनिंग चल रही है क्वालिफिकेशन, या लेकिन भले साइंस साइड से भी चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको इंडस्ट्री के अंदर जाकर के और एक ट्रेनिंग लेने का मौका तो इस स्कीम से मिलता है। तो इट्स वर्थ ट्राइंग। एक्चुअली में क्या है कि आज के जमाने में इतना कॉम्पिटिशन, रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि एक रिसोर्स के लिए बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे होते हैं, जिसको भी अवेयरनेस जितनी जल्दी आ जाए वो उतना ज्यादा इस रेस में सक्सेसफुल रहता है और थोड़ा सा बेटर एज भी रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को गाइड किया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी स्टोरीज और अच्छी गाइडेंस और नीरज जी जैसे और सूझवान लोगों को इस शो में लेकर आए जो आपको गाइड कर सके। धन्यवाद।